हाँ, मैं मोहित राम बनपेला, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज मैं कक्षा 10वीं के संसाधन एवं विकास अध्याय के बारे में कुछ जानकारी अपलोड करना चाह रहा हूँ। यूट्यूब लिंक में रहेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा करके आप मेरे लिंक को अपडेट करेंगे, जिससे आगे आने वाले मेरी जानकारी जो है आपको मिलते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं अध्याय 1, जिसमें संसाधन एवं विकास के बारे में जानकारी दिया गया है। उसकी जानकारी को मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। संसाधन एवं विकास। तो पहला अध्याय है, देखिए, संसाधन एवं विकास। इसमें प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। तो मानव एवं अन्य जीव जंतुओं का प्राकृतिक संसाधन के साथ क्या रिश्ता है, इसको इसमें बताया जाएगा। ये हम देखते हैं, हम संसाधन के बिना, प्रकृति में जो चीज़ पाए जाते हैं उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमको हर कदम कदम पर प्रकृति के इन वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन के उपयोग में हम उपभोग करते हैं, और इसी को ही जब हम अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं प्राकृतिक संपदा को, तो उसे संसाधन कहते हैं। तो आइए संसाधन के बारे में हम बताएंगे। प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं अनेक वस्तुएं जैसे हवा, पानी, फल फूल, मृदा, जिसको मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन किसका है या संसाधन क्या है? जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति है। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी देवताओं का दर्जा दिया है और मानने लगे हैं कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं और जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का सदस्य इसको संसाधन का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और अपनी उन तक पहुंच बनी रही है। मतलब इनका दोहन जो है सोच समझ कर करने लगे हैं संसाधन का, जिससे ये आने वाले पीढ़ी को भी मिलते रहें। इसी को कहते हैं संसाधन किसका है। तो संसाधन जो है पूरे समाज का है। फिर हम देखें पर्यावरण विज्ञान की नज़र से, तो पर्यावरण में आज जो प्रदूषण आ रहा है उसका मुख्य कारण है हम जो संसाधन हैं उनका उपयोग आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण में ह्रास हो रहे हैं। 1962 में रेचल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध बसंत, जिसको इंग्लिश में साइलेंट स्प्रिंग कहते हैं, में लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्य पर भी पड़ रहा है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे।
जैसे कि एक मच्छर नियंत्रण के लिए डीडीटी का छिड़काव करते हैं, तो वो पानी के साथ मिलकर जब पानी गिरता है तो बहते हुए वो झीलों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, और झील और तालाब में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और मछली को जब मानव भोजन के रूप में लेते हैं तो उस डीडीटी का प्रभाव जो है मानव पर भी पड़ता है। ऐसे ही अनेक जहरीली कीटनाशक दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग हम कृषि में करते हैं, फसल उत्पादन में करते हैं, उसमें कीट पतंग होते हैं, तो कीट पतंगों को मारने के लिए करते हैं, उसका असर उस फसल में रहता है। और जब हम उसको अपने भोजन के रूप में लेते हैं तो उसके साथ हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर और मुंह में छाला, कईयों बीमारियां हैं, नई नई अल्सर है, ये सब असर के रूप में दिखता है। ये सब कीटनाशकों के प्रभाव से है। आज हम देख सकते हैं एक समय ऐसा था जब हर घरों के मुंडेर में प्रातः कौवा हैं वो बैठे रहते थे और काँव काँव चिल्लाते रहते थे। आज इसकी भी कमी नज़र आ रहा है, गांव में अब कौवा दिखता ही नहीं है। इसके पीछे भी यही कीटनाशक दवाइयों का ही प्रभाव रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप अपने आसपास उन उदाहरणों को इकट्ठा कर सकते हैं। आगे आइए हम चर्चा करते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, उदाहरण के लिए कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए गए रसायन युक्त पानी, धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है। बहुत से अपशिष्टों का उपयोग किया जा सकता है, पुनर्उपयोग किया जा सकता है अपशिष्ट पदार्थों का। जैसे गन्ना है, गन्ने का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका खोई होता है, उसका हम कागज़ बना सकते हैं या ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अनुपयोगी चीज़ है जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उसका भी हम कई प्रकार से दूसरे उपयोग कर सकते हैं। जैसे धान है, धान के जो पैरा होते हैं उससे पुट्ठा बना सकते हैं और कई प्रकार की चीज़ उससे बनता है, तो उन्हीं को हमको पुनर्उपयोग करना है जिससे अपशिष्ट पदार्थ से भी हमको लाभ हो सके। अपशिष्ट पदार्थों की सूची आप अपने घर में बना सकते हैं। अपने आसपास के जो पर्यावरण हैं वहाँ आप देखते हैं क्या क्या अपशिष्ट पदार्थ हैं और उन्हीं को सोखने की क्षमता होती है। अपशिष्ट पदार्थ या पर्यावरण को नुकसान देने वाली चीज़ को सोखने की क्षमता होती है, प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसे चीज़ों पर आप अपना ध्यान दीजिएगा और एक सूची बनाइएगा ताकि आप उनको नज़दीक से देख सकें और उनका अध्ययन कर सकें। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही डाल रहा हूँ, अगले वीडियो में और आगे की जानकारी डालूँगा। धन्यवाद।